हेलो डियर ऑफिसर्स। मुझे उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को एंजॉय किया होगा। कल की क्लास में एक चीज़ देखा गया था कि कल तकनीकी समस्या की वजह से मैंने जो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की थी वो वीडियो बेकार हो गई थी, यानी कि करप्ट हो गई थी। उसकी वजह से मुझे वीडियो को फिर शूटिंग करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो पता नहीं क्यों करप्ट हो जा रही थी। तो मैंने कल आपको ओवरऑल एक हाइलाइटर से पढ़ा दिया था। फिलहाल के लिए कल की बातें हम छोड़ते हैं और बस इतना याद रखते हैं कि कल हमने सीखा था कि हमारे जो ज्वार भाटा है कितने प्रकार के होते हैं, न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, और इसी के साथ हमने सीखा था कि ज्वार भाटा का क्या उपयोग है। आज हम जिसकी शुरुआत करने वाले हैं वो एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि दोनों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। सॉरी। लेकिन पहले हम शुरुआत करें, हमें जानना होगा कि हमारा प्रीवियस होमवर्क क्या था जो हमने आपको कल की स्लाइड पे दिया था। वो होमवर्क आपके सामने रखा हुआ है। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो होमवर्क दिया गया था वो दिया गया था इन स्थानों को भारतीय मानचित्र में दिखाइए। तो देखिए, सबसे पहला अभी, हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग भारतीय मानचित्र को बना बनाया जो है मिल जा रहा है। लेकिन आने वाले कुछ क्लासेस में मुझे लगता है कि जहां आपका जियोमॉर्फोलॉजी शुरुआत हो गया, यानी भू आकृति विज्ञान, उसी के बीच में हम आपको पूरा बताना शुरू करेंगे कि किस तरीके से मैप बनाना है। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम आपको वहां पे ये बना बनाया मैप नहीं, तुरंत बना बना करके चीजें समझाया करेंगे। अभी के लिए एकदम शुरुआत है, इसलिए मैप पे हम उतना जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रीक भी ध्यान देना है, इसलिए बगल में मैप हम लोग को ऑलरेडी बना मिल जाता है। देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे कि ज्वार किस किस पोर्ट में, बंदरगाह में मदद करता है, कैसे ज्वार जो है व्यापार में मदद करता है, कैसे जो है व्यापार में जो ज्वार होता है आपका मदद करता है। तो मैंने आपको वो सैद्धांतिक चीजें बताई थी और मैंने आपको बताया था कि जो कोलकाता और हल्दिया पोर्ट है, यानी कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है, पोर्ट यानी कि बंदरगाह, ये आपके जो है ऐसे बंदरगाह हैं जहां पर ज्वार का काफी महत्वपूर्ण अदा है। ठीक है, ये व्यापार में सहायता करते हैं। प्रश्न उठता है कि कोलकाता या हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है। तो ये आपको वेस्ट बंगाल में एकदम यहाँ पर मिल जाएंगे, इस साइड में। यहाँ मैंने डॉट से लगा दिया है और ये है ए। ठीक है, तो ये है आपका कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि क्या कोलकाता और हल्दिया पोर्ट एक है या दोनों अलग अलग है। देखिए, इस पे कई सारे हल्स हैं और इस पे दो इंडस्ट्रीज भी हैं। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। जिस दिन ये किसी वीकली करंट अफेयर्स में आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, वीकली करंट अफेयर्स में। और मुझे उम्मीद है कि बस ये हाल ही में चर्चा में आने वाला ही होगा। तो जैसे ये चर्चा में आता है मैं आपको इसकी जानकारी पूर्ण रूप से दूंगा और ये विश्वास रखिए कि आपको जानकारी मिलेगी। वजह क्या है? क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि जो हम यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से पढ़ें उसको वीकली करंट अफेयर्स में प्रैक्टिकल में देखें कि ऐसा चीजें कहाँ हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका था सुंदरवन का डेल्टा। हिंदी में लिख लें इसको, इसको बोलेंगे सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोलकाता और हल्दिया पोर्ट पे कौन सी दो नदियां बहती हैं। आप दो नदियों का नाम बताइएगा, दो नदियों का नाम। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपने बचपन में पढ़ा है और पहले नदी का नाम स्टार्ट होता है एच से। ठीक, और बाकी आप ढूंढिएगा, बुक में ढूंढिएगा, वैसे बुक में नहीं, आप एटलस पे जाइएगा। ठीक है, तो कोलकाता हल्दिया पोर्ट आपको यहाँ मिलता है। अगला है सुंदरबन का डेल्टा। तो एक मिनट, मुझे इसको जूम करने दीजिए। ओके, थोड़ा सा और करते हैं। अच्छा, अब नहीं होगा, वेट। तो आपको जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अंश, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे गिरा हुआ है, यही है आपका सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा बनता कैसे है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि सुंदरबन का डेल्टा
यही है, यहीं पर है। अब प्रश्न ये था कि हम सुंदरबन का डेल्टा के बारे में क्यों अध्ययन कर रहे हैं, मतलब यहाँ मानचित्र पे, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे जगह पर, बहुत जगह है जहाँ पर जो है संयंत्र लगाए गए हैं जिससे हम जो ज्वारीय ऊर्जा है उसको विभिन्न ऊर्जा में रूपांतरित कर सके। तो ये है सुंदरबन का डेल्टा, ये जो आप देख रहे हैं। मैं यहाँ से डॉटेड लगा देता हूँ, ये हो गया आपका बी। अगला प्रश्न है कच्छ का रण। अब देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ बी पर मैं आपको एक चीज देता हूँ, वर्ड हेरिटेज। अगर आप में से काफी लोग समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, ये सब तो मैं आगे बताऊंगा ही। ये इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पहले से ही इसके सब के बारे में पढ़ चुके हैं, वो एक रिवीजन क्लास के लिए आया है या अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आया है। तो अगर उन्हें लगता है कि यहाँ कम मिल रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं जीरो से हीरो तक का। तो स्टार्टिंग में हम बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन हम आपको हिंट देते चलेंगे कि हम ये सब भी कवर करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज, ना कि जल्दी जल्दी। तो कच्छ का रण अब आता है। कच्छ का रण यह आपको गुजरात में मिल जाएगा, वो भी एकदम इस पीक पॉइंट पे, या इसको मैं लिख लेता हूँ सी। ये हो गया आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण भी किसके लिए फेमस था? यहाँ पर भी जो ज्वारीय ऊर्जा है इसको भी हम रूपांतरित करते हैं। और एक हिंट में यहाँ पर एक सिंबल आपको देता हूँ, यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों दिया है। अगर आप में से कोई समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में आप हमसे जरूर चर्चा करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर इस होमवर्क में आपको कोई डाउट है या कुछ भी तरह का सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा। हम आने वाली अपनी क्लासेस में इन सब में और सुधार करेंगे। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अब आप देख सकते हैं, आपके लिए सामने लिखा है मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास रहेगी 6 बजे शाम वाली। सैटरडे में आपकी यही वीकली करंट अफेयर्स रहेगी और संडे को आपकी डाउट क्लास रहेगी। अब ये तो आप पहले से जानते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपको वीकली क्विज भी मिलेगा, यानी कि वो भी चैप्टर वाइज। जैसे आपने ज्वार भाटा पढ़ लिया है, अब ये हफ्ता बीत जाने के बाद ही जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट भी बन गई है, आपके सामने लिखा हुआ है ias.withoutcompromising.com। यहाँ पर आप जाएंगे, अभी लास्ट में मैं दिखा दूंगा कैसे जाना है और वहाँ पर कैसे एनरोल करना है। और ध्यान रहे ये सारी चीज़ें मुफ्त हैं, यानी कि फ्री में है, तो आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको वीकली क्विज मिलेगा, आप वहाँ पे जा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हैं, क्या आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मेरी मेल आईडी दी होगी, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एनरोल में कोई दिक्कत है या किसी भी तरह का। चले, ये तो था हमारा कल का। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रवाल है। क्या है प्रवाल? प्रवाल को हम सामान्यतः इंग्लिश में बोलते हैं कोरल। अब इंग्लिश में जानते रहिएगा। और प्रवाल ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में कई बार देखा गया है कि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लेकर चला आता है, और ये चर्चा में भी काफी रहता है। मेंस में भी इसके एक क्वेश्चन देखे जाते हैं। जीएस पेपर 1 में एक प्रश्न ये भी है कि क्या सर एक प्रश्न आएगा ही आएगा? तो जी उसका इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ये प्रश्न आए और हो सकता है कि प्रश्न ना आए, लेकिन इसकी संभावना बहुत बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 10 से 15 प्रश्न आते हैं भूगोल से। अब अगर एक एक प्रश्न सब यहीं से आ जाएंगे तो सारा समुद्र विज्ञान से ही सारा आ जाएगा, तो आपको भू आकृति विज्ञान पढ़ने की क्या जरूरत है। ये एक संभावना होती है जो हर साल देखी जाती है। चलिए, तो प्रवाल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम सिर्फ प्रवाल पढ़ेंगे, और प्रवाल का हम अर्थ पढ़ेंगे कि प्रवाल होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि प्रवाल को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी शर्त चाहिए होती हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे प्रवाल के लिए कितना तापमान होना चाहिए, ये मैं अभी एक भूमिका बना रहा हूँ सिर्फ। प्रवाल के लिए लवणता कितनी होनी चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलिनिटी, यानी कि खारापन कितना होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका जल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, और
साथ में जो समुद्री लहरें होती हैं उनका प्रभाव कैसा होना चाहिए, समुद्री लहरें या फिर तरंग वगैरह। ये सारी 4 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्रकार की भी चर्चा करेंगे। प्रकार में हम जानेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक हरमा और एक आहरमा। ये दोनों होते क्या हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, यही आज का हमारा मुद्दा होगा। इसी के साथ साथ हम, क्योंकि कल शुरुआत करेंगे प्रवाल भित्ति की और कल ही इसकी समाप्ति भी होगी, तो प्रवाल भित्ति के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे भी कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। जब कल हम प्रवाल भित्ति शुरू करेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे प्रवाल विरंजन भी, और जो कि अपने में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रवाल के अर्थ से कि प्रवाल होता क्या है। देखिए, आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें आपको कुछ इस तरह के जीव नजर आ रहे होंगे। यहाँ ध्यान देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पेड़ पौधे टाइप के हैं, प्रकार के हैं, और ये एक समूह में पाए जाते हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये एक यहाँ, दो यहाँ, ऐसे बना बना करके जैसे समूह में आपको लग रहे होंगे। तो अब हमें इन्हीं को समझना है कि ये प्रवाल क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप बचपन में कार्टून के शौकीन रहे होंगे या फिर आप एक्वेटिक मूवीज देखते होंगे तो आपको ऐसा सीन नज़ारा देखने को जरूर मिला होगा अब तक। तो आपने बचपन में सोचा होगा कि ये सब तो एक काल्पनिक है, लेकिन हम आपको बता दें ये काल्पनिक नहीं है। समुद्र में जब आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसे ही हम बोलते हैं प्रवाल। तो प्रश्न है, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक जीव है। कैसा जीव है? क्योंकि जीव तो सभी होते हैं, ये है एक विशेष प्रकार का जीव है। ये है एक विशेष प्रकार का जीव है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं रुकिए कलर चेंज करता हूँ। कौन सा कलर ठीक पड़ेगा, वेट करिए 1 मिनट। कलर का ऑप्शन कहाँ गया? 1 मिनट। हम्म, मुझे लगता है सारे कलर एक जैसे ही लगेंगे। लाल ही रहने देते, यानी रेड ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो प्रवाल है वो एक क्या है, जीव है, और ये एक विशेष प्रकार का जीव है। प्रश्न उठता है कि अगर ये विशेष प्रकार का जीव है तो इसमें ऐसा क्या पाया जाता है। सबसे पहला, इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषता नंबर 1 है कि ये समूह में रहता है। सबसे पहले इसकी विशेषता है कि ये समूह में रहता है, ये है इसकी विशेषता नंबर 1। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रवाल क्या है, तो प्रवाल एक विशेष प्रकार का जीव है जो समूह में रहता है। बात समझ में आई? दूसरी इसकी विशेषता है कि ये चूने के खोल के अंदर रहता है। चूने के खोल के अंदर रहता है, अंदर रहता है, जिसे हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, पॉलिप। याद रखिएगा इस चीज को, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिप। और यहाँ पर मैं एक स्टार बना रहा हूँ। स्टार का मतलब उम्मीद आप लोग समझे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मुझे आगे चलकर आपको बतानी है। तो यहाँ पर के लिए इतना ही समझिए कि चूने के खोल के अंदर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिप। अगले पर आते हैं। अगला है, इसको जो अपना भोजन प्राप्ति होता है। अब देखिए, भोजन जो प्राप्ति होता है वो 2 तरह के चीजों से होता है इनको। जैसे हमें भोजन 2 तरह से प्राप्त होता है, एक जानवरों से और एक पेड़ पौधों से। इसी के बेस पे हम, इसी के आधार पर हम हो जाते हैं कि हम शाकाहारी हैं, कि सर्वाहारी हैं, कि मांसाहारी हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कई कोई मांसाहारी होगा। ज्यादातर लोग या तो शाकाहारी होंगे या तो सर्वाहारी होंगे। चलिए, अब प्रश्न होता है कि प्रवाल जो है वो किस तरह का जीव है और प्रवाल को भोजन कहाँ से मिलता है। तो प्रवाल को भोजन मिलता है चूने के पत्थर से। पहला है चूने के पत्थर से, ठीक है, पहला तो मिलता है चूने के पत्थर से। दूसरा कौन देता है?
दूसरा इसको मिलता है हरा यानी हरे शैवाल से। तो इसको भोजन दो जगह से मिलते हैं, पहला है चूने के पत्थर से और दूसरा है हरे शैवाल से। प्रश्न ये भी है कि जो समुद्र है, समुद्र में अचानक से चूना कहाँ से आ जाएगा इनके भोजन के लिए। तो देखिए समुद्र में विभिन्न प्रकार की नदियां होती हैं, नहीं समुद्र में नहीं होती, लेकिन समुद्र के में आने से पहले विभिन्न प्रकार की नदियां अपने साथ औषधों को लाती हैं और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनती है। याद रहे अभी मैं आपको सिर्फ परिस्थितियां बता रहा हूँ बनती है, जैसे मैंने ज्वार भाटा में बताया था बनती है और लास्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था विस्तार से। ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियां बनती है कि समुद्र में आपके पास क्या आ जाता है, नमक, या फिर कई तरह के आपके पास आ जाते हैं लवण, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। इन्हीं ये जो है घुलित अवस्था में होते हैं, ये बात आपको पता होगी, ये घुलित अवस्था में होते हैं। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है परेशान मत होइए, अभी के लिए आप समझ लीजिए। बाद में मैं आपको जब आपको नोट्स दूंगा तो आपको ये वाइट स्लाइड में करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये घुलित अवस्था में होते हैं और वहीं पर आपको मिल जाता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, आपको चूने का पत्थर मिल जाता है। और इसी चूने के पत्थर से जो आपका प्रवाल है ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में कभी पूछे कि प्रवालों को अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे, प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे कि उनको चूने के पत्थर से प्राप्त होता है। प्रश्न होगा कैसे चूने का पत्थर आ जाता है, तो आप बता देंगे कि समुद्र में जो लवण होते हैं वो घुलिन मात्रा में होते हैं, घुलित अवस्था में होते हैं, जिस 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 पे वो अपना आधार बना लेते हैं। प्रश्न ये भी है कि हरे शैवाल से अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा हम आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा या ये आ गया होगा कि प्रवाल क्या है। तो प्रवाल एक विशेष प्रकार का जीव है। देखिए मैं परिभाषा आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप एक परिभाषा लिखिए। प्रश्न मुझसे पूछे क्यों, फिर से वही जवाब है, क्योंकि जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है उसकी डिमांड होती है कि आप एक स्वतंत्र विचार रखिए, आपकी जो परिभाषा भी हो आपकी खुद की हो, मौलिक हो, ना कि किसी बुक की हो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी वजह से मैं कई बार आपको ये नहीं बोलता कि परिभाषा एक लिख लीजिए, लिखने को मैं आपको दे दूंगा, लिखने को लिख लीजिए एक लाइन में दो लाइन में, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमेशा आप प्रयास कीजिए कि आप परिभाषाएं खुद से बनाएं। तो प्रवाल क्या है, प्रवाल एक विशेष प्रकार का जीव है जो समूह में रहता है और चूने के खोल के अंदर रहता है, जिसे हम सामान्यतः पॉलिप बोलते हैं। और इसको भोजन चूने के पत्थर व हरे शैवाल से प्राप्त होता। तो ये थी एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन प्रवाल के बारे में। अब आइए आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये है कि प्रवाल को जीवित अगर रहना है तो उसके लिए शर्त क्या होंगे। सबसे पहला शर्त है प्रवाल के लिए कि प्रवाल को जो तापमान मिलना चाहिए वो 20 से 22 डिग्री, और कुछ परिस्थितियों में ये सेल्सियस में है, कुछ परिस्थितियों में 25 जा सकता है, कुछ परिस्थितियों में, यहाँ मैं लिख देता हूँ विशेष परिस्थितियों में, ये हर बार काम नहीं करेगा। अब देखिए अगर आप इसे भूल जाते जीवित रहने के लिए शर्त है, तो आप अपने आप को याद रख करिएगा कि आपको जीवित रहने के लिए क्या शर्त चाहिए। सबसे पहला है तापमान। अगर आप 70-80 डिग्री के सेल्सियस में रह रहे हैं, वो भी सामान्य शरीर को लेकर के, बिना कुछ और एक्स्ट्रा कपड़ा पहने या बिना एक्स्ट्रा सूट पहने, आपके लिए 70 डिग्री में रहना बड़ा ही असामान्य या लगभग आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे ही जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल के लिए जो पर्टिकुलर तापमान होता है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। विशेष परिस्थिति में 25 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ये 20 से 22 डिग्री में रहते हैं। अगर तापमान ज्यादा बढ़ता है या फिर ज्यादा घटे तो प्रवालों की तुरंत क्या हो सकती है, मृत्यु। प्रवालों की क्या हो सकती है, मृत्यु।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रवाल होते हैं, यानी जो प्रवाल होते हैं वो तापमान के प्रति क्या होते हैं? आप समझ पाए क्या होते हैं? अति संवेदनशील। अति संवेदनशील। ये जो एक एक शब्द मैं बता रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रवाल तापमान के प्रति क्या है? अति संवेदनशील। यानी कि तापमान को अगर आप ज्यादा बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो ये इनकी मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आई? ये था आपका पहला जीवित रहने के लिए इनकी शर्त। दूसरा होता है उथला सागर, जिसको हम सामान्य रूप में बोल सकते हैं पिछला सागर। पिछला सागर का मतलब ये है कि जहां पर जल की जो गहराई है वो बहुत अधिक ना हो। जैसे अगर आप देखिए, अगर जल की गहराई यहाँ तक है तो चलेगा। अगर जल की गहराई एकदम यहाँ तक है तब यहाँ प्रवाल नहीं पाए जाएंगे। यहाँ प्रवाल नहीं पाए जाएंगे। और यहाँ पर जो प्रवाल है उनकी प्राप्ति होगी। ये चीजें आपको बता दी जाती हैं। लेकिन मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा, मैंने जो आपसे बोला था कि क्या फॉर्मूला आपके पास 4W+E। तो चलिए आइए इसी में से एक यूज करते हैं। उथला सागर में यानी छिछला सागर में प्रवाल पाए जाते हैं। प्रश्न है क्यों? आखिर क्यों छिछले सागर में प्रवाल पाए जाते हैं? इसका सामान्य सा उत्तर है भोजन। क्या है? भोजन। तो मतलब क्या हुआ? भोजन तो प्रवाल को कितने तरीके से दो स्रोत से। पहला क्या था? चूने के पत्थर से, और दूसरा है हरे शैवाल से। प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या अधिक गहराई में पानी खारा नहीं होता? तो इसका उत्तर है जी नहीं, पानी तब भी खारा होता है। यानी जो आपका पहला आधार है, देखिए मैं चाहूं तो फिर बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट बता सकता हूं कि क्या सही उत्तर है, लेकिन मैं आपकी बुद्धि को खोलना चाहता हूं। क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बार बार यही करती है। तो क्यों ना एनसीईआरटी को भी हम अपनी क्लास में शामिल कर लें। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हमें अपनी बुद्धि को इन्हांस करना, उसके स्तर को बढ़ाना है, सोचने की क्षमता को। क्योंकि हर बार देखा गया है यूपीएससी वही पूछता है जो आप पढ़ के ना आइए या जो आप समझ के ना आइए। तो क्यों ना हम चीज़ों को समझते चले, वो भी डीप में। तो डीप से मुझे याद आया कि मैं बता रहा था कि प्रवाल डीप में यानी कि गहराई में नहीं पाए जाते। और क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न हो सकता है भोजन। तो चूना का जो पत्थर है वो होता है इनके भोजन का स्रोत। तो भाई चूने का पत्थर तो आपको वहां पे मिल जाएगा क्योंकि वहां पे भी खारा होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा है हरे शैवाल। दूसरा है हरे शैवाल। आपको याद होगा एक ऑफिसर थे, नाम था आदित्य तिवारी जी। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि सागर और महासागर में क्या अंतर है। वहां मैंने बताया था कि गहराई का भी एक अंतर देखा जाता। तो गहराई का मतलब क्या है? अगर गहराई ज्यादा होगी तो यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की किरण या प्रकाश या कुछ भी आप बोल लीजिए, मैं यहाँ रोशनी बोल लेता हूँ। सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, और पहुंचेगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में। और यहाँ पर लगभग सूर्य की रोशनी पहुंच जाएगी। और हरे शैवाल को जिंदा रहने के लिए, अपना संश्लेषण करने के लिए, खाना को बनाने के लिए क्या जरूरत होती है? पौधों के प्रकाश, सॉरी सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश की। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ साफ साफ निकला कि अगर हम बहुत गहराई में चले जाएंगे तो हरे शैवाल ही नहीं रहेंगे। अगर हरे शैवाल नहीं रहेंगे तो जो प्रवाल है, प्रवाल को भोजन नहीं मिल पाएगा। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, लाइव चैट चल रहा है बगल में, आप इधर रिप्लाई करिए यस और नो। देखिए आपके लिए मैंने पर्टिकुलर आधी घंटे, मतलब सेशन के चलते वक्त जो है आधी घंटे तो मिनिमम मैंने एक व्यक्ति को लगाया हुआ है जो हमारे टीम मेंबर हैं।
उनको इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप उनसे भी जो है इनहैंस कर सकें, आप उनके साथ भी जो है अपने बुद्धि का स्तर बढ़ा सकें। कोई भी प्रश्न होता है तो आप उनसे पूछ सकें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आपका घाटा है, ठीक है? इवन मेरा भी घाटा है कि मैं उन्हें क्यों पैसे दे रहा हूँ फिर, अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, आप यस और नो नहीं कहेंगे वहाँ पर कमेंट में, तो मुझे फलस्वरूप उन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला है लवणता पर। देखिए, समुद्र में लवणता पाई जाती है यानी खारापन पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो समुद्र में खारापन है वो विभिन्न स्तर पर विभिन्न विभिन्न खारापन पाया जाता है। जैसे जब मैं आपको पूरा समुद्र के साथ बारे में बताऊंगा, मतलब मैप पर, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा समुद्र अधिक खारा है, कौन सा उसके कंपैरिजन में यानी तुलना में कम खारा है। तो मान लीजिए कि जो आपका एक समुद्र है उसमें जो खारापन है यानी जो लवणता है वो बहुत अधिक है। ऐसे में क्या होता है, जब खारापन बहुत ही अधिक होता है तो जो प्रवाल का मुख होता है, प्रवाल का मुख होता है वो बंद हो जाता है। प्रवाल का मुख बंद हो जाता। नोट्स में भी आप ऐसे ही लिखिएगा, बहुत स्टाइलिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो लिखिए, कोई मना नहीं है, क्योंकि नोट्स भी आपकी है, पेन और पेपर भी आपका है। लेकिन मेरा सुझाव होगा ऐसा मत करिए। अच्छा, खारापन है तो प्रवाल का जो मुख है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अधिक खारापन है तो इसको समझे कैसे, यूं समझे कि खारापन से ही वो क्या चूने का पत्थर रहता है, उसी चूने के पत्थर से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। अगर आपको भोजन खूब खिला दे, हद से ज्यादा खिला दे, तो आपका क्या होगा, मुख बंद हो जाएगा ना। मतलब इतना खाना खाते खाते नहीं समझ पा रहे, तो जाइए किसी दोस्त के पास जाइए और उसको कहिए लो केक खिलाओ, और आपका बर्थडे हो तो देखिए वो आपको कैसे खिलाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो। चले आते हैं नेक्स्ट पे। मेरे साथ नहीं हुआ, बड़ी दुख है। चलिए, तो ये था खारापन। उसके बाद आता है अगर आपका खारापन क्या हो जाए, कम हो। अगर आपका खारापन क्या हो जाए, कम हो जाए, तब क्या होगा, तब प्रवाल को भोजन ही नहीं मिलेगा। तब प्रवाल को भोजन ही नहीं मिलेगा। भोजन ही नहीं, भोजन ही सॉरी नहीं मिलेगा। भोजन ही नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं, पहले आपको खूब खाना खिलाया जा रहा था, इस बार आपको भोजन ही नहीं दिया जा रहा है, अर्थात आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी तरीके से प्रवाल की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, अगर उसको आप खारापन ही नहीं देंगे। यानी खारापन का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि खारापन का एक सामान्य स्तर पर होना, सामान्य स्तर पर होना बड़ा जरूरी है। अगर खारापन सामान्य है, इसका मतलब है कि जो प्रवाल है, जो प्रवाल है वो जीवित रहेंगे। जो प्रवाल है वो क्या रहेंगे, जीवित। अगर ऐसा नहीं है तो प्रवाल जीवित के लायक नहीं रहेंगे, यानी वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये प्रश्न मैं आपको इसलिए देता हूँ, बार बार बताता हूँ, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अगर 4 पूड़ी खा लेते हैं तो आपके लिए वो सामान्य है। आप 3 पूड़ी खाते हैं तो आपके लिए सामान्य नहीं है, और 5 पूड़ी खाते हैं तो आपके लिए हद से ज़्यादा है, आपका मुख बंद हो जाता है। ऐसा समझिएगा। तो ऐसे ही जैसे सामान्य आपका स्तर हुआ भूख की, वो 4 पूड़ी की है, ऐसे ही लवणता का भी तो कुछ ना कुछ, यानी कि खारेपन का कुछ ना कुछ तो सामान्य स्तर का मात्रा होगा ना। तो आपको यही बताना है कि मात्रा कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है। उम्मीद है आप इसे बता लेंगे। अगर आपको अभी याद है तो आप तुरंत लाइव चैट में रिप्लाई करिए, लाइव चैट बगल में चल रहा है, आप वहां पर रिप्लाई करिए। अगर आप इसे ऑफलाइन देख रहे हैं या आपको याद आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो जब वीडियो लेक्चर खत्म हो जाए इसके बाद आप जाइएगा, बुक उठाइएगा। बुक याद है ना, नाम मैंने 3 बताई थी, सविंद्र सर जी की।
माजिद हुसैन सर की या फिर जीसी लियोंग की, जो कि इंग्लिश में आपको मिलेगी। इन तीनों में से किसी में भी जाइए। आप ओशिनोग्राफी यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, समुद्र विज्ञान का यूनिट खोलिए और वहां पर आपको मिल जाएगा प्रवाल और प्रवाल भित्तियां। तो वहां पर आप पढ़िए कि इसकी मात्रा कितनी होती है। उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। नहीं देते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका इसमें घाटा है। और हाँ, वीकली क्विज आ रहा है, ठीक है, इसी हफ्ते से अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप तब तक जा करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर कर लीजिए। अगेन रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपका बाय चांस रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो नीचे मेरी मेल आईडी दी गई होगी। अगर आपको मेरी मेल आईडी नहीं मिलती है तो मैं लिख देता हूँ। मेरी मेल आईडी है akash121@gmail.com। आप इस पर अपना नाम मुझे भेज देंगे और हाँ, आप अपना नाम भेज देंगे और मेल तो मुझे मिल जाएगा। उसी मेल से मैं आपका एक आईडी बना दूंगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो नाम वही बताइएगा जो जो आप रखना चाहते हैं, जिससे आपको याद रहे, और पासवर्ड वगैरह मैं बना करके आपको दे दूंगा, जिससे फिर आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और चीज़ें पढ़ सकते हैं। और याद रहे, ये जो मैंने बनाया है अभी सिर्फ 300 छात्रों के लिए है। 300 छात्र ने 300 ऑफिसर्स के लिए है। तो अगर 300 ऑफिसर से पहले आप आ जाते हैं तो आपके लिए फ्री में है। फिर बाद में इसके लिए कुछ चार्जेस होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे विद्यार्थी बने, आप ऐसे ऑफिसर बने जिनको कोई चार्ज देना ही ना पड़े। ठीक है, चार्ज भी लिमिटेड होगा, एकदम लिमिटेड, ना के बराबर। फिलहाल आपको चार्ज वाला लेना ही नहीं है, ये मेरा सुझाव है और यही मानिए भी। ठीक है, तो आप 300 में पहले से रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं सागर के जल पर। देखिए, अगर सागर का जल बहुत क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, सागर का जल बहुत ही शुद्ध हो जाए, उसमें खारापन पाया ही ना जाए, आप बताइए फिलहाल ऐसा होता है क्या? सामान्यता तो नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो सागर का अगर जल पूरा शुद्ध हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में खारापन बचेगा नहीं। खारा सॉरी, मैंने पान लिख दिया है। खारापन बचेगा नहीं, खारापन नहीं बचेगा, यानी कि फिर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का पत्थर नहीं रहेगा। चूने का पत्थर नहीं रहेगा तो प्रवालों को भोजन नहीं मिलेगा, और प्रवालों का भोजन नहीं मिलेगा तो प्रवाल क्या हो जाएंगे? स्वर्ग सिधार जाएंगे। ठीक है, तो वो स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो चीजें यही हैं कि प्रवालों को स्वर्ग ना सिधारा जाए और उनको कुछ ना कुछ खारापन दिया जाए। तो यानी जो सागर का जल है वो कैसा होना चाहिए? वो शुद्ध नहीं होना चाहिए, वो खारा होना चाहिए। कितना खारा होना चाहिए वो मैंने अभी आपको प्रीवियस में होमवर्क दिया है। करते रहा करिए होमवर्क, ये बात समझिए। करते रहा करिए। छोड़ने का कारण भी यही होता है कि आप करते रहिए। अगर नहीं आए तब मुझसे पूछे, मैं आपसे संडे डाउट में बताऊंगा, लेकिन आ रहा है तो फिर करते रहिए। चलिए आगे आते हैं समुद्र पे। अब समुद्र में आपको पता होगा कि समुद्र में समुद्री लहरें आती हैं। पता है ना आपको? नहीं पता है तो डोंट वरी, हम आपको बताएंगे। अगला जो आपका है टॉपिक ही महासागरीय तरंग ही है, प्रवाल और प्रवाल भित्तियों के बाद, यानी 2 दिन बाद, आज और कल के बाद महासागरीय तरंग है। तो वहाँ हम बहुत गहराई में पढ़ेंगे। तो समुद्री लहरें हैं, इसी के साथ साथ आपको समुद्री तरंगे मिल जाएंगी। समुद्री तरंगे, अगर समुद्री लहरें और समुद्री तरंगे बहुत अधिक मात्रा में है, यहाँ अधिक मात्रा से क्या मतलब है? अगर इनकी जो रफ्तार है यानी कि इनका जो वेग है अगर बहुत अधिक है, अगर बहुत अधिक है, तो इस बात समझिए कि ये प्रवाल से बार बार क्या करेंगे? टकराएंगे। प्रवाल से टकराएंगे, और बार बार प्रवाल से टकराएंगे तो प्रवाल क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। प्रवाल कमजोर हो जाएंगे और कमजोर होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट पे। अब देखिए, अब हमें समझना है, यहाँ तक तो हमने देखा
शुरुआत से बता देता हूँ एक बार। देखिए, पहले हमने देखा कि प्रवाल क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रवाल को जीवित रहने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए। ठीक है, अब एक शर्त और है, लेकिन इस शर्त को मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाहता, इसलिए मैंने क्या किया, क्यों ना आपको बता दिया जाए कि दुनिया भर में प्रवाल का वितरण कहाँ पर है, और उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि प्रवाल कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, जिससे आप कभी भूले ही ना। तो सबसे पहले आपको जो प्रवाल है वो आपको मिल जाएगा नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पास, लगभग इधर आसपास। ठीक है, इसके बाद आपको अफ्रीका के यहाँ तटों पे मिल जाएगा, भारत के तटों के पास आपको मिल जाएगा, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया के पास मिल जाएगा, और थोड़ा इधर पे मिल जाएगा, और यहाँ पर तो ग्रेट बैरियर रीफ है ही। तो यहाँ लगभग आपको इतने जगह पर प्रवाल देखने को मिलता है। अब आप ये बताइए, ये आपको दिख रहा होगा ये 60 डिग्री, ये है 0 डिग्री, दिख रहा है ना 0 डिग्री, ना दिख रहा है एक बार जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है आपका 0 डिग्री, कहाँ गया ये 0 डिग्री, ये है 30 और ये है 30। अब मैं वापस कर लेता हूँ, तो ये है 0 डिग्री, और लगभग 23.5 भी यहीं पाया जाएगा, और 23.5 यहाँ पे भी पाया जाएगा। याद है मैंने आपको बताया था, ये ऊपर की तरफ होता है उत्तर, और नीचे की तरफ होगा आपका दक्षिण। अब ये प्रश्न आप माइंड में उठना चाहिए कि आप कुछ देख रहे हैं जीरो से, मतलब ये कर्क रेखा नहीं, ये सब नहीं बताऊंगा अभी। 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, क्या आपको नहीं लग रहा है कि लगभग लगभग जो प्रवाल हैं इन्हीं के मध्य में पाए जा रहे हैं? देखिए, मैं क्रॉस सेक्शन लगा देता हूँ, लेबलिंग एक तरह का। देखिए, यहाँ पर तो प्रवाल इतने के मध्य में ही पाए जा रहे हैं। अब ये प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न का जो उत्तर है आप दीजिए, जितने लोग जानते हैं उतने लोग बताइए, जिनको नहीं पता मेरे साथ बने रहिए, मैं तुरंत बता रहा हूँ इसका उत्तर। चलिए, आपको समय मिलता है 5 सेकंड का, बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। अगर आप में से कोई नहीं दे पाया है तो बड़ा साधारण सी बात है कि यहाँ की जो तरंगे होती हैं, यहाँ का जो महासागरीय जल है, इनका पर्टिकुलर एक नाम है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, हिंट देता हूँ, उष्ण कटिबंधीय, लेकिन ज्यादा इस पे नहीं चर्चा करनी है। तो ये जो होती है, इनमें जो तापमान होता है, ये तापमान लगभग 20 से 22 बना रहता है, 20 से 22 आसानी से बना रहता है, इससे भी अधिक तापमान भी जाता है, लेकिन सामान्यतः इतना बना रहता है। तो प्रश्न है, क्या यहाँ पर तापमान इतना नहीं बना रहता? क्या यहाँ पर तापमान इतना नहीं बना रहता? तो उत्तर है जी नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि ये है ध्रुवीय इलाका है। ये कौन से इलाके हैं? ध्रुवीय इलाके। और ध्रुवीय इलाकों के पास जो पानी होता है वो क्या होता है? काफी ठंडा पानी। ठंडा पानी या ठंडा जल बोल लीजिए, ठंडा पानी ऐसा लग रहा है कि हम आए हैं स्टेशन पर, और ठंडा पानी, याद है ना? जब आप जाते होंगे एग्जाम देने तो आता होगा ठंडा पानी बोलो। अब ये मत कहिएगा कि सर ने लगता है काफी एक्सपीरियंस किया है तभी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था कि दुनिया भर में प्रवाल का वितरण कहाँ पाया जाता है। तो बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं, जहां पर तापमान, ओके, जहां पर तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तो ये वो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब मैं एक चीज करने वाला हूं जो आप समझिएगा। मैंने बोला कि दुनिया भर में प्रवाल का वितरण जो होता है वो इस इन स्थानों पर होता है सामान्यता। आंसर सुनिएगा, सामान्यता बोल रहा हूं। प्रश्न ये है कि क्या इसको हम करंट, यानी कि क्या इसे हम समसामयिकी से भी जोड़ सकते हैं? समसामयिकी, समसामयिकी यानी कि करंट से भी जोड़ सकते हैं। तो उत्तर है जी हाँ। आपने सुना होगा एक वर्ड का नाम, वैश्विक तपन। वैश्विक तपन। अब आप बताइए क्या होता है वैश्विक तपन? रिप्लाई करिए लाइव चैट में, करते रहिए रिप्लाई। अगर आप देख रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स
प्रेजेंट भी होते हैं तब भी नहीं करते। और सबसे पहले बात, आप अगर प्रेजेंट है तो तुरंत बोलिए प्रेजेंट सर पहले, ठीक है। इसे समझ में आता है कौन कौन क्लास ले रहा है कौन कौन नहीं, क्योंकि मैं पूरी आपको 1-on-1 मेंटरशिप देने वाला हूँ। और सिर्फ अकेले मैं ही नहीं दूंगा, बहुत सारे टीम मेंबर रहेंगे और वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, अपना नाम देना है, नहीं दे पा रहे तो मुझे पर्सनल जो है आप ईमेल कर दीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मैंने आपका बना दिया। आपको मेल आ जाएगा कि आपका पासवर्ड ये है और आपका जो आईडी है ये है। आप उस पर लॉग इन करेंगे तो आपको आपका कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको क्विज लेक्चर सब कुछ फ्री में मिलेगा। चलिए, तो वैश्विक तपन का संबंध है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे आपने सुना होगा, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व में अगर ओवरऑल जब हम तापमान देखते हैं, यानी कि सब मिला करके, तो वैश्विक तपन बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी जो गर्मी है वो बढ़ रही है 1-1 डिग्री, आधा आधा डिग्री सेल्सियस करके। इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे भी वैश्विक तपन बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, तो तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि जो आपके प्रवाल हैं वो खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। अगर प्रवाल खत्म होते हैं तो आपको उम्मीद भी नहीं होगा, आपको समझ में भी अभी नहीं आ रहा होगा कि प्रवाल आखिरकार है क्या। प्रवाल खत्म ना तो आधा समुद्र जीवन ही खत्म हो जाएगा। कैसे, इसको हम कल की क्लास में समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में इसको अपने मन में रेफरेंस बना लीजिए कि प्रवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं प्रवाल के प्रकार। प्रवाल के प्रकार में आपको दो मिल जाएंगे, एक होते हैं हर्मा प्रकार के प्रवाल, हर्मा प्रकार के प्रवाल, ये आपका पहला कंडीशन है। और दूसरा कहा गया मार्कर, और दूसरा जो है ये है आपका अहर्मा प्रकार के प्रवाल, अहर्मा प्रकार के प्रवाल। प्रश्न उठता है कि अब ये कौन सी आपदा है, ठीक है, कि हर्मा क्या है और अहर्मा क्या है। देखिए बहुत ही सामान्य है। सबसे पहले समझ लेते हैं हर्मा प्रकार के प्रवाल। हर्मा का जो सामान्य अर्थ ही होता है वो समूह होता है, ठीक है। बहुत सामान्य से आपको तरीके से बता रहा हूँ, हर्मा का जो मतलब होता है वो समूह से होता है। तो ऐसे प्रवाल जो समूह में रहते हैं, ऐसे प्रवाल जो कहाँ रहते हैं, समूह में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्मा प्रकार के प्रवाल। प्रश्न ये है कि सर आपने तो बताया था पहले ही कि जो प्रवाल होते हैं वो समूह में ही रहते हैं, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं ऐसे प्रवाल जो समूह में रहते हैं। अब देखिए, अगर आपने ये पॉइंट पकड़ा मेरे पढ़ाते वक्त, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ, आप अपना एक नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, यानी कि ऐसे भी प्रवाल मौजूद हैं जो समूह में नहीं रहते। तो अभी हम उनकी भी चर्चा करते हैं, और उम्मीद है आप में से कई लोगों ने आंसर पा लिया होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास समय हो तो एक मूवी मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा, फिर से बोल देता हूँ, बदला, ठीक है। वैसे जो मूवी मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ वो तो है केजीएफ चैप्टर 2, बट पढ़ाई के हिसाब से अगर देखें तो बदला आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि मेरी क्लास में ऐसा ही है कि आप एक चीज़ छोड़िए और आपकी सारी चीज़ें खटाखट छूटते चली जाएंगी। ये एक चेन बंधी होती है, जो अगर आप एक पकड़ लेंगे उसके सहारे आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो उम्मीद है कि आप इसको मूवी को देखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाई के समय में, जब आप फ्री हो तब देखिएगा। ये नहीं कि आज सर ने बोला है तो आज यही चलेगा। मिलेगा कहाँ पे, या तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या तो अमेजोन प्राइम पे। प्राइम अगर लेना ना हो तो आप तो जानते हैं कैसे जुगाड़ है, ठीक है। तो ऐसे प्रवाल जो समूह में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्मा प्रकार के प्रवाल। प्रश्न उठता है कि इनमें क्या अंतर है, तो जी इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी तापमान वही होगा, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। लवणता क्या होगी, वही सामान्य लवणता चाहिए इनको भी। और जो इनका वितरण होगा पूरे विश्व में वो कहाँ पर होगा, वो भी वही सामान्य है। यानी कि अच्छा, मैं आपको भी बता नहीं रहा हूँ कि ये 23.5 उत्तर और दक्षिण को क्या बोलते
है। पीछे कारण भी है, क्योंकि इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। वैसे एक शब्द ही है, बहुत सामान्य सा शब्द है। अगर आप लोगों को आता है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि इसके लिए भू आकृति विज्ञान है। और आप लोग के मन में डाउट रहता है ना कि पता नहीं कौन सी क्लास कब होगी और होगी कि नहीं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे, तो आज लास्ट में मैं आपको सब बता देता हूँ। चलिए, तो ये तो हो गया वितरण। और हाँ, तो हर में प्रकार के जो जितने भी फीचर्स है ये यही सारे हैं। भोजन भी इसके वही सामान्य है, जैसे भोजन प्राप्ति करता है। अब देखिए, जैसे हरमा था वैसे ही आहरमा है, लेकिन आहरमा क्या है? हरमा माने कि समूह, आहरमा माने आ में आ की मात्रा नहीं रहेगी। तो आहरमा का मतलब हो गया जो समूह में ना रहता हो, यानी कि ये कैसे होते हैं? ये एकांतवासी होते हैं, यानी कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इनको आप एक तरह का सन्यासी भी कह सकते हैं। ये ऐसे प्रवाल हैं जो सन्यासी तरह के होते हैं। अब ये इनमें बस एक यही अंतर है। अब वो अंतर क्या है कि जो वो प्रवाल होते थे हरमा प्रकार के, वो सभी जगह पर नहीं पाए जाते थे, कुछ पर्टिकुलर विशेष क्षेत्रों में पाए जाते थे। और ये गर्म जलधारा हो या फिर ठंडी जलधारा हो, ये सभी जगह पर पाए जाते। तो ये बातें आपको महत्वपूर्ण है, इनको आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दिया जाए कि जो हरमा प्रकार के प्रवाल होते हैं, ये लगभग 99% पाए जाते हैं। जितने प्रकार के प्रवाल आप देखेंगे पूरे विश्व में, 99% प्रवाल हरमा के ही होते हैं। और 1% या फिर 1% से भी कम जो प्रकार के प्रवाल होते हैं, वो होते हैं आहरमा प्रकार के प्रवाल। ऐसे प्रवाल देखने को बड़े ही कम मिलते हैं, इसीलिए जो सिलेबस में है, सिलेबस को आहरमा प्रकार के बहुत संक्षिप्त रखा गया है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग पीएचडी करते हैं या जो लोग एमए करते हैं, उनको इनके बारे में काफ़ी डिटेल में पता होता है, लेकिन हमें इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, याद रहे आपको, हमारा जो मिशन है वो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023। बिना, अगर हो सकता है कि आप नहीं दे रहे हैं इस साल, मतलब 2023 में, 2024 में, तो इस साल आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जब आपके हाथ में प्री का पेपर आए ना, तो आप उसे से हाथों हाथ सॉल्व कर दो। मतलब देखते ही आप सॉल्व कर लो, तब इसका मतलब है कि आप सही से आपने पढ़ा है मेरे साथ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो प्रश्न है कि क्या प्रवाल वर्षावन है, अब प्रश्न तो यही है कि प्रवाल वर्षावन है कि नहीं। इससे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्षावन क्या होते हैं। वर्षावन क्या होते हैं? सामान्य शब्दों में मैं आपको अगर बताऊं, तो आप ये जो देख रहे थे ना, जो जी, अच्छा, ये प्रवाल वर्षावन नहीं, ये है प्रवाल समुद्री वर्षावन, क्योंकि हम तुलना कराने जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, या आपके मित्र में कोई, मित्र समूह में एक ऐसा व्यक्ति हो जो गाना बहुत अच्छा गाता हो या फिर शायरी बहुत अच्छा करता हो, तो ऐसे में आप उसको बोलते हैं कि ये भाई अरिजीत सिंह है, हमारे ग्रुप का ये अरिजीत सिंह है। तो ऐसे ही आपका जो प्रवाल है, ये प्रवाल वर्षावन नहीं है। वर्षावन भी 0 से 23 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। मैं अभी आगे चल के आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बीच में पाए जाते हैं, कुछ केसेस में इसके आगे भी पाए जाते हैं, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पर प्रवाल वर्षावन पाए जाते हैं, लेकिन ये स्थल खंड पे होते हैं। कहाँ पर होते हैं? स्थल खंड पर। और इनकी कुछ भूमिका भी होती है, इनकी कुछ भूमिका भी होती है। भूमिका क्या है, यहाँ पर हम समझेंगे एकदम संक्षेप में। याद रहे, मैं जब बोल रहा हूँ संक्षेप में, तो यानी हम बहुत हल्के वे में समझेंगे। आगे चलकर हम धीरे धीरे इसी को बहुत विस्तार करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा, ये सारी चीजें थी जो हमें और भी ऐड करनी थी अपने आंसर राइटिंग में। तो वो भी हम समझेंगे, लेकिन रुक रुक करके आराम से। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि भूमिका क्या है। सबसे पहला, प्रवाल स्थल खंड पे पाए जाते हैं। सॉरी, जो वर्षावन है, वर्षावन है वो स्थल खंड पर पाए जाते हैं। और जो प्रवाल है वो जल खंड पर पाए जाते हैं। ये हो गया पहली बात।
ठीक, यहाँ मैं बना देता हूँ वर्षावन। वर्षावन जो है अ, स्थलखंड पर पाए जाते हैं। स्थलखंड समझते हैं ना, लैंड एरिया। ठीक। अगला है कि जो वर्षावन होते हैं ये बहुत तरह की जैव विविधता देते हैं। अब प्रवालों के बारे में भी सुनिए, ये स्थल खंड पर जैव विविधता देते हैं, यानी कि जब देखिए वर्षावन होंगे तो जाहिर सी बात है एक जंगल का माहौल भी बनेगा। जंगल का माहौल बनेगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करेंगे। जीव निवास करेंगे इसका मतलब है वो जीव सभी तरह के जीव होंगे, यानी कि उन जीवों में एक विभिन्नता होगी, यानी कि जैव विविधता का भी वहां पर जैव विविधता वहां देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल भी, प्रवाल को तो हम बोलते हैं फाउंडेशन। प्रवाल को तो हम बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन, फाउंडेशन जीव इन्हें बोलते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो आने वाले जीवों के लिए, यानी कि कई तरह की मछलियों के लिए, कई तरह के समुद्री जीवों के लिए एक बहुत ही अधिक भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के आधार पर कुछ छोटी-छोटी मछलियाँ बनती हैं, उन्हीं को खा करके और बड़ी मछलियाँ बनती हैं। ऐसे पूरा एक तंत्र तैयार होता है। तो यानी कि जो प्रवाल है, प्रवाल भी क्या करती हैं? अपने फाउंडेशन जीव प्रवृत्ति के होने की वजह से ये भी जैव विविधता को जन्म देती हैं। याद रहे मैं बता रहा हूँ आपको संक्षेप में, ये सब मत भूला करिए। मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। तो यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक चीज़ देख लूँ। नहीं तो कल की तरह कहीं कुछ ना गड़बड़ हो जाए। वेट। ओके, सब कुछ प्रॉपर है। चलिए। तो है कि जो प्रवाल है, प्रवाल भी जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे चलकर हम जानेंगे कैसे अदा करता है। लेकिन यहाँ के लिए अभी हम बेसिक बना रहे हैं, और ताकि हम मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ अपने आप को पर्याप्त बना पाए। तो ये हो गया जैव विविधता। जो वर्षावन होते हैं ये एक जैव तंत्र का भी निर्माण करते हैं। जैव तंत्र, या आप कह लीजिए इसको इकोसिस्टम, यानी कि और क्या बोलेंगे इसको, आर्थिक नहीं, जैव तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। यस, पारिस्थितिकी तंत्र, इसे हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में। क्योंकि देखिए जब पारिस्थितिकी तंत्र का भी बनता है, जब अलग अलग तरह के जीव हों, वो एक दूसरे का हरण करें या अपना भोजन की प्राप्ति करें, और इसी तरह से एक पूरी साइकिल चलती रहे, तो वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो सेम एज यहाँ पर भी जो फाउंडेशन प्रवृत्ति होने की वजह से प्रवाल एक पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी, और यहाँ पे भी लिख दीजिए जैव विविधता नहीं, समुद्री जैव विविधता बनाता है, बस समुद्री लगा देना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता। उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। और क्या हम देख सकते हैं? वर्षावनों की और क्या खासियत है? अगर मुख्य रूप से देखें तो वर्षावनों की यही खासियत है। तो ये था एक ओवरऑल कि क्या प्रवाल समुद्री वर्षावन है, तो इसका उत्तर बोलेंगे आप हाँ। एक्सप्लेन करने को आएगा, यानी कारण देने को आएगा, तो आप कारण दे सकते हैं कि जिस तरीके से वर्षावन ऐसे ऐसे काम करते हैं स्थल खंड पे, वैसे ही प्रवाल जल खंड पर भी इस तरीके का काम करते हैं। ठीक है। तो ये है आपका आपका प्रवाल वर्षावन तक के बारे में। जब आप वर्षावन के बारे में अधिक पढ़ लेंगे तो आप प्रवालों को और डिफाइन कर पाएंगे, अपने मेंस आंसर राइटिंग में लगभग 20% का और सुधार ला पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि प्रवाल भित्ति क्या है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ही है आपका प्रवाल भित्ति। वास्तव में होता क्या है, प्रवाल का एक ना एक समय पर तो मृत्यु होना ही होना है, ये बात तो सबको पता है। सबकी मृत्यु होती है तो प्रवाल की भी होती है। जो प्रवाल की मृत्यु होती है, इनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उनकी खोल, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का जो पत्थर होता है वो रह जाता है।
और यहाँ पर एक और भी एक शब्द है जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रवाल विरंजन। हिंट देता हूँ कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, प्रवाल भित्ति के बनने से ही। तो चूने का पत्थर यहाँ पर बसता है ऐसे, मान लीजिए चूने का पत्थर। अब क्या होता है कि इसी चूने के पत्थर पर, जिसे हम पॉलिप बोलते हैं, इसी के ऊपर और छोटे छोटे प्रवाल अपना समूह में, मतलब ये है मृत प्रवाल और ये है नए प्रवाल, नए प्रवाल। तो इस तरह के छोटे छोटे और प्रवाल बनते हैं। फिर से जब इनकी मृत्यु होती है, इनके ऊपर और नए छोटे छोटे प्रवाल बनते हैं और ये जो है चूने के पत्थर पे रह जाते हैं, मतलब चूने के पत्थर की तरह रह जाते हैं। फिर ऐसे इनके ऊपर बनता है और ऐसे करते 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 पूरी एक दीवार नुमा संरचना खड़ी हो जाती है। दीवार नुमा संरचना खड़ी हो जाती है। दीवार नुमा संरचना क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। तो पहली और महत्वपूर्ण चीज कि बहुत सारे विद्यार्थी यानी बहुत सारे ऑफिसर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रवाल और प्रवाल भित्ति एक ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रवाल एक अलग चीज है और प्रवाल भित्ति अलग है। प्रवाल एक जीव है, जबकि प्रवाल भित्ति एक संरचना है। संरचना के अलावा और वो कुछ नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये जो संरचना है ये प्रवालों के द्वारा बनती है। अगर शब्दों के हिसाब से देखें तो प्रवाल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? एक विशेष प्रकार का जीव जो समूह में रहता है, जिसके लिए कुछ परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है। और भित्ति का मतलब होता है दीवार नुमा संरचना, या फिर दीवार ही कह लीजिए। दीवार, कहीं कहीं दीवार भी देखने को मिलता है, ठीक है। दीवार नुमा संरचना। तो जब दीवार नुमा संरचना किसके माध्यम से बने? प्रवालों के माध्यम से, तो इसे हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति। बनता कैसे है? ये है आपका प्रक्रिया, ये है आपका प्रक्रिया। उम्मीद है आपको यहां तक की बातें समझ में आएंगी कि प्रवाल भित्ति क्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है प्रवाल भित्ति के प्रकार। तो इसके सामान्यतः तीन प्रकार होते हैं। इसके सामान्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। एक मिनट वेट करिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पहला कौन सा है? ये है तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति। और तीसरा है वलयाकार प्रवाल भित्ति। प्रश्न है कि तटीय प्रवाल भित्ति क्या है, प्रश्न ये भी है कि अवरोधक प्रवाल भित्ति क्या है, और प्रश्न ये भी है कि वलयाकार प्रवाल भित्ति क्या है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि आप आज का सेशन कितनी देर चलाओगे? तो इसका उत्तर है जी बस, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। लेकिन हाँ, देख के तो लेते हो आप लोग, ये लाइक कौन दबाएगा? लाइक तो कर दिया करो यार, और शेयर भी तो कर दिया करो। अगर आप ऑफिसर हो, ऑफिसर की तरह समझ रहे हो, तो ऑफिसर की तरह अपना कर्तव्य को भी निभाओ, ठीक है। नहीं निभाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना वीडियो तब भी आएगा जैसे आ रहा था और आते रहेगा। लेकिन आपका जो कुछ फर्ज बनता है उसको आप करते रहिए। तो प्रश्न है तटीय प्रवाल भित्ति क्या है, अवरोधक और वलयाकार। इसकी चर्चा हम कल में करेंगे, और कल इसकी चर्चा पूरे विस्तार से करेंगे, और इसके साथ हम कल इसका बहुत सारा उदाहरण भी देखेंगे कि विश्व में ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। हम इन तीनों की विशेषताएं जानेंगे, ये क्या है, और इसके साथ उदाहरण। कल का टॉपिक यही है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि प्रवाल भित्ति का सागरीय संसाधन के रूप में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। कल का जो होमवर्क था, यानी कि आपके लिए था वो प्रीलिम्स लेवल का, जिसको आपने आज सॉल्व किया। देखिए, ये अभी प्रीलिम्स एग्जैक्ट लेवल का नहीं है, आप प्रीलिम्स के लेवल के लिए पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एग्जैक्ट प्रीलिम्स का नहीं है। जब आपकी 50 दिन की क्लास हो जाएगी, तब आप प्रीलिम्स लेवल का अपने आप सॉल्व करने लगेंगे। फिलहाल के लिए आज आपका प्रश्न है, कहा गया, आज आपका प्रश्न है प्रवाल एक समुद्री
वर्षा 1 है, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। इसके लिए ध्यान रहे आपके लिए जो शब्द सीमा है, शब्द सीमा है वो है 150 शब्दों की, 150 शब्दों की। तो शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप आज का होमवर्क करिएगा। तो क्या है, प्रवालिक समुद्री वर्षा 1 है, वर्षा 1। प्रवालिक समुद्री वर्षा 1 है, इसकी आपको विवेचना करनी है। ये मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, एक दिन हम मेंस की राइटिंग करते हैं और एक दिन प्री की। अब अभी तो आपके लिए धन्यवाद हो गया है, लेकिन अभी एक चीज बचा हुआ है, और वो क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आज आपकी जो वेबसाइट मेरी बनकर तैयार हो गई है वो है IAS डॉट, देखिए नाम आ गया withoutcompromising.com। ध्यान से सुन लीजिए, IAS.withoutcompromising.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, और अगर आप वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ ऊपर लिखा भी रहता है कि कौन सी क्लास कब चलेगी, और इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको बस इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू वेब पेज खुल के आएगा, जो कुछ ऐसा होगा। देखिए ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं इस वेबसाइट एडमिन हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी। एडिट वगैरह मैं कर सकता हूँ, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग IAS देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे आपको सारे कोर्स में एनरोल करना है। यहाँ पर आपको गेट टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, अक्टूबर से नवंबर में होगा। फुल वीडियो लेक्चर आपको UPSC के लिए यहाँ क्लिक करते ही मिल जाएगा। क्विजेस आपको यहाँ मिल जाएंगी, और वीकली करंट अफेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये अवेलेबल हो जाएगा। कैसे इनरोलमेंट करना है, सबसे पहले आपको जाना होगा होम पर। ठीक है, जैसे आप होम पर जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। नीचे आइए, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, मोबाइल में भी लगभग कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा UPSC IAS ज्योग्राफी। आप इस पे कंटिन्यू लर्निंग करेंगे। हालांकि कंटिन्यू लर्निंग आपको पहले नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको साइन इन करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिलहाल आपका अकाउंट बना नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। अगर नहीं काम करेगा तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कीजिएगा। मेल याद होगा आपको, नहीं याद है याद कर लीजिए, akash121@gmail.com। वहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सब चीज़। जैसे एक इंटरेक्शन क्विज मैं देखता हूँ, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है पहले से। तो देखिए ये आपको बता देगा कि आपने एग्जैक्ट किस टाइम पर सॉल्व किया था। आप कितने क्वेश्चन थे, मान लीजिए क्वेश्चन 1 थे, कितने मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के। करेक्ट आंसर कितने थे, 1। इनकरेक्ट कितने थे, 0। और आपके कितने मार्क्स अर्निंग हुए वो आपको बताएगा, और साथ में आपको रिजल्ट भी दे देगा, जैसे यहाँ पर फेल का दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिटेल्स कि अगर आपको जानना है कि आपने जो प्रश्न सॉल्व किया वो कौन कौन से थे और उसके क्या सही उत्तर होंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ही था, डिड यू होना चाहिए, डिड यू गेट द आइडिया ऑफ द सिलेबस ऑफ UPSC CSC ऑफ ज्योग्राफी। तो मैंने यहाँ पर लगा के रखा था कि आपको ट्रू ही बोलना है। तो अगर आप ट्रू बोलेंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं ठीक होगा। हालांकि ये तो एक ओपिनियन था, बट मैं चेक कर रहा था। अब देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में देखिए आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है टाइड एंड फ्लो पार्ट 1, तो मैंने क्लिक किया इस पर, या आपको एक पेड क्लास की तरह पूरा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको समुद्र विज्ञान में ज्वार-भाटा का पूरा एक भाग मिल जाएगा। आज कल में आपको कोरल रीफ की क्लास भी मिल जाएगी। जैसे अभी अपडेट अपलोड नहीं हुई है, तो जैसे ये सेशन एंड होगा थोड़ी देर में या 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पर कभी भी देख सकते हैं ना। फिर कोरल रीफ का पार्ट 2 यहाँ पर भी। और यहाँ पर आप देखिए जैसे टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर रहेगा। जैसे टाइड एंड अप का यहाँ पर एक क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, करेक्ट आंसर कितना और इनकरेक्ट। इस तरीके चीज़ें आप जो है यहाँ पर कर सकते। तो ये था आप तक का आपका टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।